हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मैं हूँ भरत कुमार और हम देख रहे हैं BA सेकंड ईयर के लिए। ये पेपर यहाँ पे आपको बता देता हूँ। वैसे स्पेशली आप ध्यान रखना, क्योंकि जो यहाँ पे वीडियो बनाए जा रहे हैं, अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से पेपर में ये आने वाला है, ठीक है ना, कौन से पेपर में आने वाला है। तो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये पेपर नंबर 2 से है, पेपर नंबर 2 से, जिसमें हम राजनीतिक विचारकों के बारे में जान रहे हैं। तो आज हम जान रहे हैं, स्पेशली आपको पता होगा अम्बेडकर जी के बारे में। अम्बेडकर जी के बारे में, जिन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति अगर झुक सकता है तो वो झुका भी सकता है। ये कहा था अम्बेडकर ने कि एक व्यक्ति अगर झुकने की क्षमता रखता है ना, झुकने की क्षमता रखता है तो किसी को झुकाने की भी क्षमता रख सकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि और आगे भी यही कहा था कि अगर एक व्यक्ति दूसरे से ज़्यादा अपने ऊपर अगर विश्वास करेगा तो ही वह उन्नति कर सकता है। और लास्ट में कहते हैं अम्बेडकर जी कि शिक्षा हर एक के लिए ज़रूरी है। जितना ज़रूरी एजुकेशन पुरुष के लिए, उतनी ही एजुकेशन की वैल्यूशन या उतना ही एजुकेशन शिक्षा महिला के लिए भी है। तो इस तरह से समानता और इक्विवेलेंट की बात करते हैं। और उनके जो विचार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक या जहाँ तक आपने देखा होगा, इन्होंने इक्वलिटी की बात की है, समानता की बात की। और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो इनके स्पेशली राजनीतिक विचार जानेंगे, क्योंकि आपके जो पेपर में आता है ना, वो आता है अम्बेडकर जी के राजनीतिक विचार क्या, उनकी राजनीतिक अप्रोच कहाँ तक थी, वो जानने से यहाँ पे आपको क्लियरली पता लगेगा आपको एग्जाम में क्या लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। उससे देखो, जैसे मैं डायरेक्ट टॉपिक बताऊं उससे पहले थोड़ा इनका हम बायोग्राफी देखते हैं, थोड़ा सा इनकी लाइफ हिस्ट्री को देखेंगे। डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना अपने सिलेबस में उसी अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं जीवन परिचय, अम्बेडकर जी का जीवन परिचय, भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ पे जैसे आपको ध्यान रखना है कि इन महान विभूति का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को गाँव महू जो एक छोटा सा गाँव है वो MP के अंदर आया हुआ है। तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। और आपको बता देता हूँ कि ये काफ़ी अपने इम्पोर्टेंट प्रश्नों में भी पूछा गया है और आ भी सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अम्बेडकर जी हैं वह उनके अपने भाई बहन, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अम्बेडकर जी हैं अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, यानी काफ़ी लॉन्ग परिवार था इनमें। तो ये सबसे लास्ट ऑफ नंबर आते हैं, 14वें संतान के रूप में थे। अब आप बात करते हैं इनके फादर की। तो इनके फादर का यहाँ पे नाम है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाए, लेकिन जो जानकारी है वो बहुत जरूरी होनी चाहिए। तो पिताजी का नाम है रामजी मालोजी सकपाल, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरी हम बात करते हैं माता का नाम है भीमाबाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इन्होंने अपनी जीवन में 2 शादियाँ की थी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बता देते हैं कि पहली पत्नी रमाबाई 1906 से 1935 और दूसरी उन्होंने शादी की थी सविता अम्बेडकर 1948 से 1956। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि इनकी 2 पत्नियाँ रही हैं और इनका जो जीवन है वो काफ़ी उथल पुथल रहा है, मैं हम आपको यहाँ पे बताएंगे और समझाएंगे क्या इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को फेस किया है, वो हम चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। फिर हम देखते हैं इन्होंने एजुकेशन के बारे में बात करें तो शिक्षा एलिफेस्टन हाई स्कूल बॉम्बे विश्वविद्यालय से। एंड नेक्स्ट बात करें 1915 में MA अर्थशास्त्र से किया और PhD भी की इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट बात करें तो इनकी काफ़ी ज़्यादा पुस्तकें हैं और काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सब नहीं लिखी है, कुछ एक पुस्तक लिखी है, उसका भी हिंदी वर्जन, हिंदी नाम लिखा है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। अछूत और अस्पृश्यता पर निबंध लिखा था। जाति पर विनाश या जाति का विनाश, क्योंकि इन्होंने माना है कि जो जिस तरह से अस्पृश्यताओं की ये जो बीमारी भारत में उत्पन्न हुई है या जो भेदभाव हुआ जा रहा है, इसका रीजन ही है जातिवाद। तो इन्होंने जातिवाद के विनाश के ऊपर ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है वीजा की प्रतीक्षा, और एक अपने सहयोगी के साथ प्रकाशन किया था, वो है मुक्य नायक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक है। अब बात करें इन्होंने कहा था कि मैं भले ही इस तरह के वातावरण में जन्म लिया हूँ जहाँ पे मेरी जाति धर्म को बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मैं इस जाति के अंतर्गत या इसी तरह की स्थिति में नहीं रहूँगा। तो इसी तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म जो धर्म है वो ग्रहण किया था, यानी बौद्ध बन गए थे अंतिम दिनों में। और काफ़ी इसके अनुयायी थे जिन्होंने ये अनुपालना की थी, इस तरह का फॉलो किया था उनको। और इनकी जो डेथ है वह हुई थी 6 दिसंबर 1994 के अंतर्गत, ये ध्यान रखेंगे। और अभी मरणोपरांत उनको
भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो ये तो हमने इनका पढ़ा बायो के बारे में, इनकी बायोग्राफी को वैसे आप काफ़ी देख चुके होंगे, लेकिन कुछ अपने पॉइंट यहाँ पे रखे हैं जो आपको अनुभव या आपको और ज़्यादा नॉलेजेबल बताएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं, जो अपना ज़रूरी टॉपिक है वो है अंबेडकर जी के राजनीतिक विचार। अंबेडकर जी के राजनीतिक विचार वो जानने से पहले एक चीज़ आप गौर से समझिए कि ये जो जिस कास्ट में जन्म लिए थे, ठीक है ना, वो इनको काफ़ी शेड्यूल कह सकते हैं ना, कि पहले के टाइम में अगर आपको पता हो तो जातिवाद बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था। कुछ जातियों को बहुत हीन समझा जाता था और इस तरह से जातिवादी भेदभाव की वजह से इनको काफ़ी चीज़ों का फेस करना पड़ा। इन्हें कह सकते हैं कि जब कहीं आगे जा रहे तो इनको हीन दृष्टि या हीनता का भी बोध हुआ, तो इन्होंने आगे जाकर ये ठाना कि मैं पूरे जीवन में ये काम जरूर करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे इक्वलिटी लाऊंगा, समाज में बराबर बात कंडीशन या बराबर सहूलियत मेरे देश और मेरे जनता के बीच एक समानता के इक्विवेलेंट की लाने की बात करूंगा। तो इसके लिए इनके जो विचारों की जो झलक है वो भारतीय संविधान में भी दिखती है, आपको पता होगा। क्योंकि जैसे अगर आपको पता हो, हम बात करते हैं आर्टिकल 32, तो आर्टिकल 32 में एक बात कही गई थी, जहाँ तक आपको पता है, अंबेडकर जी ने या एक व्यक्ति ने पूछा गया कि भारतीय संविधान जो बना है उसमें आपका काफ़ी सराहनीय सहयोग रहा है, तो ये बताइए कि इस संविधान में कौन सा एक ऐसी बात है या कौन सा एक ऐसा अनुच्छेद अगर उसको निकाल दिया जाए तो संविधान का कोई औचित्य नहीं रहता। तो उन्होंने कहा था भारतीय संविधान का आर्टिकल 32, जिसको भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा का है, अगर ये निकाल दिया जाए, ये नहीं रहे, तो ये जो संविधान है वो मतलब जीरो हो जाता है। तो इनके बारे में वैसे आपको पता होगा, हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं के तौर पे अंबेडकर जी को जाना जाता है, क्योंकि इनका अपूर्व प्रयास रहा है और इसी तरह से इनकी राजनीतिक में जो विचार हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अंबेडकर जी ने शुरुआत से लेकर एंड तक अपने समाज में काफ़ी सुधारात्मक कार्य भी किए हैं, काफ़ी चीज़ें सुधार के तौर पे पेश किए हैं। और जैसे अगर आप देखते हैं ये आरक्षण की व्यवस्था, तो ये इसका कारण भी एक तरह से यही मानते हैं कि जब काफ़ी समय से जातिवाद के रूप में व्यवस्था बनती आ रही थी तो कुछ जाति काफ़ी पिछड़ गई थी, ठीक है ना। तो उन्होंने समाज में क्या किया कि जो समाज में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उनको समाज में अगर लाना है बराबर, तो उनको कुछ विशेष रियायत दी जानी चाहिए, उन्हें समाज में समानता की दरकरार के तौर पे कुछ सहूलियत दी जानी चाहिए। तो इसका ही एक रिजल्ट हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आपको एक चीज़ और गौर से ध्यान रखना है कि भारत के जो ये महत्वपूर्ण विद्वान हैं, इनकी राजनीतिक विचारों की अगर झलक देकर आप चाहते हैं कि भाई मैं एग्जाम के तौर पे भी इसको अच्छे से लर्न करूं, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं, आपको वो ध्यान रखना है। उनके राजनीतिक विचार काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, एक्चुअल में देखो डायरेक्ट में लिखवाऊँगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा, समझाने से ज़्यादा लिखवाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में आपके नोट्स के रूप में ये वीडियो काफ़ी काम आ सकता है, हेल्पफुल रह सकता है। तो इनके राजनीतिक विचारों की थोड़ी झलक देखें तो इनका मौलिक अधिकारों को मजबूत करने में या मौलिक अधिकारों को संविधान में जोड़ने के प्रति काफ़ी प्रयास रहा है। मौलिक अधिकारों के प्रति इनकी काफ़ी विचारात्मक सोच है जो इसमें आपको दिखती है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जितने भी अधिकार हैं उन अधिकारों में सबसे सर्वोच्च जो अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने मजबूत केंद्र सरकार के पक्ष में हवाला दिया, कहा कि सब भारत की जो एकता है वो तभी सुनिश्चित रहेगी जब वो केंद्र सरकार को मजबूत बनाया जाएगा। तो केंद्र सरकार की मजबूती के ऊपर उन्होंने अपना पक्ष, अपना जोर दिया और उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि समाज और समानता या देश वो तभी अव्वल होगा, तभी बढ़ सकता है जब अल्पसंख्यकों के हितों की भी संरक्षण या सुरक्षा की जा सके। तो उनके विचारों का ही ये प्रभाव है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की गई है और एक उनके लिए व्यवस्था भी की गई है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो अंबेडकर जी हैं वो कहते थे कि जो ये सवैन्य विज्ञा है, सवैन्य विज्ञा जो जिस तरह के जो आंदोलन हैं, इन आंदोलनों से बेहतर नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि इससे अराजकता का माहौल होता है। अंबेडकर जी कहते थे कि सवैन्य विज्ञा जैसे जो आंदोलन कर तो रहे हैं लेकिन वो ये सही नहीं मानते थे, उनके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इससे क्या है, अराजकता का माहौल होता है। अराजकता मतलब राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, राज्य में लोग संतुष्टि की तरह नहीं होते, तो ये एक तरह से इनके पक्ष में नहीं थे इनके इन विचारों से। फिर कहा कि वास्तविक लोकतंत्र का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा वास्तविक लोकतंत्र वही होता है जहाँ पर शासन की जो शक्ति होती है या इन शासन व्यवस्था चलाने की जो बागडोर होती है वह जनता के हाथों में होनी चाहिए। अगर जनता के हाथों में वहाँ की शासन व्यवस्था की बागडोर है तो वही वास्तविक लोकतंत्र है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि शासन की
जो शक्ति है वो जनता के सभी वर्गों के पास होनी चाहिए, यानी सभी वर्गों को बराबर भागीदारी दी जानी चाहिए। ये सुनिश्चित होगा तभी वास्तविक लोकतंत्र आ सकता है, क्योंकि लोकतंत्र की बात करना अलग है और ये लोगों को इस तरह की व्यवस्था दिला पाना बहुत ही कठिन होता है। तो उन्होंने कहा लोकतंत्र तभी सफल होता है जब वहाँ के सभी लोगों को उनकी राजनीति में भागीदारी देने का अवसर मिले। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर की कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रहा था, क्योंकि जब भारत का संविधान बना है तो विभिन्न देशों की संविधानों का अध्ययन करने में और उसके निष्कर्ष निकालने के बाद भारतीय संविधान को बनाया है, तो इसमें अम्बेडकर जी काफ़ी योगदान रहा था। और खुद अम्बेडकर जी संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय संविधान है उसकी झलक है वो अम्बेडकर जी के विचारों की ही झलक यहाँ पे हमें प्रतीत होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय सरकार जो होती है वो मजबूत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो जिस तरह से देखें तो क्या है कि कुछ उच्च जातियाँ या उस सवर्ण जाति के जो लोग हैं वह राजनीति में आते हैं तो फिर वो अपनी बहुसंख्यकता की जो झलक होती है वो दिखाएंगे, यानी अल्पसंख्यकों को महत्व नहीं मिलेगा। तो इस तरह से मजबूत केंद्र नहीं बनेगा, तो मजबूत केंद्रीय व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कही कि उन्हें यह भी डर था कि अल्पसंख्यक जो देश में सबसे कमज़ोर समूह हैं, अल्पसंख्यक कमज़ोर है क्योंकि संख्या में कमज़ोर और संख्या कम होती है इनकी, तो बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक के हितों को ले लेते, तो उन्हें यह डर था। इसलिए राजनीति अल्पसंख्यकों में परिवर्तित हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग ये कहते थे कि एक आदमी एक वोट को लोकतांत्रिक शासन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यानी इन्होंने कहा कि लोकतंत्र अल्पसंख्यक वाला है तो वहाँ पर एक व्यक्ति को एक ही वोट दिए जाने का अवसर मिलेगा, तो ये सही नहीं होगा। क्योंकि जब कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं अगर वो कुछ बदलाव चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या है वह किसी दूसरी जाति से संबंधित है, तो जैसा बहुसंख्यक चाहते हैं वैसा ही होगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण नहीं हो सकता जब तक वास्तविक लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता। तो अल्पसंख्यकों को सत्ता में हिस्से देने, यानी क्या है कि अल्पसंख्यकों को भी सत्ता में आने का मौका मिले, ऐसी गारंटी दी जानी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो वह बहुसंख्यकवाद सिंड्रोम कहलाएगा, यानी अगर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण नहीं होता है और बहुसंख्यक ही हमेशा राज करता है, उसकी राजनीति बनी रहती है, तो इस तरह से अल्पसंख्यक धीरे धीरे गर्त की ओर जाएंगे और इसको अम्बेडकर जी ने नाम दिया था बहुसंख्यक सिंड्रोम। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रशासनिक विवरण शामिल किए गए हैं। बाबा साहब ने इसका बचाव करते हुए कहा कि हमें एक पारंपरिक समाज में एक लोकतांत्रिक राजनीति की संरचना बनाई है और सभी विवरण शामिल नहीं है तो भविष्य के नेता तकनीकी रूप से उल्लंघन किए बिना संविधान का दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसे सुरक्षा उपाय जरूरी हैं जिससे संविधान की सुरक्षा की जा सके। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो अम्बेडकर जी की लोकतंत्र में पूरी आस्था थी, लोकतंत्र को श्रद्धा का एक दर्शन मानते थे, इसलिए अम्बेडकर जी लोकतंत्र के ऊपर पूरी आस्था थी। लेकिन वो चाहते थे कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि लोकतंत्र में उस अंतिम व्यक्ति को भी भागीदार अवसर मिलना चाहिए जो राजनीति से अछूता है, यानी देश की राजनीति या देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे, हर वर्ग के लोग रह रहे, सभी को राजनीति में बराबर भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, तभी वो लोकतंत्र कायम है। तो उनको उनमें पूरा विश्वास था, क्योंकि तानाशाही जो होते हैं वो त्वरित हो सकता है और यह सरकार का एक वैध रूप नहीं हो सकता। लोकतंत्र श्रेष्ठ है क्योंकि वह स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। वर्तमान में हमें जो स्वतंत्रता के दौरान या जो अधिकारों के दौरान जो माहौल मिला है वह यही परिणाम व्यक्त करता है कि लोकतंत्र कायम है। और नेक्स्ट हम बात करें, लोकतांत्रिक सरकार एक लोकतांत्रिक समाज को उत्पन्न करती है। लोकतांत्रिक सरकार लोकतांत्रिक समाज को बनाए रखती है, इसलिए जब तक भारतीय समाज में जातिवाद व्यवस्था मौजूद है ना, तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ें फेस की थी और पता था कि जातिवाद व्यवस्था इतनी जड़ कर गई है कि ये समाज में बाधा उत्पन्न करेगी, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बीच भेदभाव को उत्पन्न करेगी। और इसीलिए उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र को बाहर लाने के लिए लोकतंत्र के आधार के रूप में बंधुत्व और समानता की भावना पर ध्यान केंद्रित किया था। और यही जरूरी होता है कि समाज, तभी तो मैंने आपको एक बुक का नोट करवाया था, जातिवाद का विनाश, क्योंकि जातिवादी व्यवस्था जब समाप्त होगी ना, तभी वास्तविक लोकतंत्र पनप सकता है और अल्पसंख्यकों को भी राजनीति में हिस्सेदारी या मौका मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें
तो उन्होंने सामाजिक सुधार को भी प्राथमिकता दी थी। जहाँ तक आपको अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि उनका मानना था कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, सामाजिक न्याय स्थापित करना होगा, यानी समाज में न्याय, समाज में भेदभाव खत्म करना होगा। समाज में जाति पाति लिंगवाद जो जितनी भी इस तरह की भेदभाव समस्याएं, वो अगर भेदभाव समाप्त होगा ना, तभी हमें सामाजिक न्याय मिला। अगर सामाजिक न्याय प्राप्त हो गया है तो आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को भी हल किया जा सकता है। तो समाज को सुधारना जरूरी है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने कहा है, आगे विचार दिया है कि आर्थिक प्रगति से सामाजिक न्याय होगा। ये गलत है, क्योंकि जातिवाद हिंदुओं की मानसिक गुलामी को अभिव्यक्त करता है। इसलिए समाज सुधार के लिए जरूरी है जातिवाद को दूर करना, क्योंकि जातिवाद व्यवस्था है वो राजनीति को भी खराब करती है। इसलिए राजनीति भी तभी सुचारू रूप से रहेगी जब जातिवाद व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। वरना आज के समय में देख लीजिए आप, जातिवाद व्यवस्था ऐसा जड़ कर गई है कि चुनावी प्रक्रिया में काफ़ी रोल होता है इनका। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो सामाजिक सुधारों में परिवार सुधार, धार्मिक सुधार के तौर पे उनके प्रयास काफ़ी सराहनीय थे। पारिवारिक सुधारों में बाल विवाह जैसी प्रथाओं को हटाना चाहते थे और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, यानी महिलाओं को मजबूत, महिलाओं को एजुकेशन दिलाने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए थे। अस्पृश्यताओं को दूर करने के लिए उन्हें लड़ाई भी लड़ी थी, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 अस्पृश्यताओं के अंत, जो इनके विचारों का ही प्रभाव झलक दिखती है। नेक्स्ट बात करें उनके और राजनीतिक दृष्टिकोण को देखते हुए, तो 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और ध्यान रखना, ये जो सभा थी वह दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रसार का कार्य करती थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में, ये ध्यान रखेंगे उनके दलितों के हित के लिए, उनकी शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो ये ध्यान रखना। और इस तरह से ये एक प्रयास था कि दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रसार को किया जा सके। और इसी के तहत जातिवाद व्यवस्था और छुआछूत जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए 1930 में बात करें, काशीराम मंदिर आप जानते होंगे, काशीराम मंदिर। तो काशीराम नहीं है, कालाराम है। 1930 में कालाराम मंदिर जो नासिक में है, अंबेडकर जी के द्वारा अछूतों के लिए प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया था, उसमें सफलता भी प्राप्त की थी। ये कहा था कि मंदिर मस्जिद है वो जाति पाति के संबंधी भेदभाव नहीं करता, ये सब यहाँ की व्यवस्थाओं से बना है। तो उन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाई, लड़े और उनकी जो अशुद्ध जातियाँ मानी जाती उनको भी मंदिर में प्रवेश करवाया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 1930 में जो नासिक का मंदिर था यहाँ पे बताया गया है कालाराम मंदिर। नेक्स्ट हम बात करें तो अंबेडकर जी ने राजनीति में अल्पसंख्यकों के हितों को आवाज़ उठाने के लिए, यानी अल्पसंख्यकों के हम बात करें उनके हित, उनकी शिक्षा संस्कृति और उनको बचाने के लिए, उनको राजनीति में और उनको समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने जो ब्रिटिश के द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए, तीनों में भाग लिया था। प्रश्न आ सकता है, वह भारतीय व्यक्ति जिसने अछूत और समाज से पिछड़े अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था अंबेडकर जी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो 1930 से 32 में भाग लिया था और हर बार अछूतों के हित के रूप में जबरदस्त रूप में अपने विचार रखे थे, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक बात आती है 1932 की, आपको पता हो पूना पैक्ट। तो क्या हुआ था कि अंबेडकर जी वो सोचने लगे कि क्यों ना कि सांप्रदायिक चुनाव करवाया जाए, जिस आधार पे जो पिछड़े हुए अल्पसंख्यक है उनके लिए अलग से चुनाव करवाया जाए। इस तरह से उनके प्रतिनिधि सरकार में आ सकते हैं। तो ये इस बात को लेकर बैठ के और सरकार से ये कह सकते शुरुआत या कह सकते इस तरह की रणनीति बनाने को कहा गया। तो गांधी जी कह रहे थे कि इस तरह से सांप्रदायिक तनाव होगा, सांप्रदायिक चुनाव के द्वारा लोग आपस में बढ़ जाएंगे। तो गांधी जी जो यरवरदा जेल है वहाँ पे उपवास पे बैठ गए और अंबेडकर जी कहा कि आप इस तरह से प्रयास इसका ना करें, वरना देश से वो सांप्रदायिक तनाव झेलेगा। तब जाकर गांधी जी तभी तैयार हुए जब उन्हें आश्वासन दिया गया कि अलग निवासक मंडल को छोड़कर उसके बजाय अल्पसंख्यकों के लिए निश्चित सीटें विशेष रूप से दलित वर्गों के लिए आरक्षित की जाए। तो इस तरह की जब व्यवस्था की गई तभी
गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच समझौता हुआ था जिसको कहा जाता पूना पैक्ट। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए ये जो पूना पैक्ट हुआ था। फिर बात करें 1936 में बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। ध्यान रखना है 1937 लेबर पार्टी क्योंकि लेबर पार्टी का शोषण ज़्यादा हो रहा था, उनके हितों का संरक्षण को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई थी। जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके हितों के लिए तो लेबर पार्टी की स्थापना की थी और ये काफ़ी अच्छा प्रयास था 1936 में। नेक्स्ट बात करें तो 1956 को उन्होंने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और उन्होंने लास्ट में एक अपना लेखन कार्य भी किया था जिसमें कहा था बुद्ध और उसका धर्म। इस तरह से उनके प्रयास और उनके विचारों की झलक आज भी हमें संविधान में बार बार दिखती है और उनके प्रयास काफ़ी थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो अल्पसंख्यक और पिछड़े हुए लोग हैं और जो दलित वर्ग है उनके जीवन में उनके रहन सहन को सुधार सकता है। तो शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया और कहा गया कि साथ ही साथ आर्थिक प्रगति भी होनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि जो राजनीति बराबर तभी होगी जब सभी लोगों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो सके। तो उन्होंने राजनीतिक शक्ति के लिए भी काफ़ी प्रयास किए और कहा कि हर वर्ग के पास राजनीति की पहुँच होनी चाहिए, तभी देश आगे उन्नति कर सकता है। ओके, तो अब ये आप समझ गए होंगे कि उनका राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी योगदान था। भारत की राजनीति के अंतर्गत उनके विचार हर बार जब हम देखें तो मिलते हैं। तो इनके राजनीतिक विचार इस वीडियो में यही समाप्त होते हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है या कुछ ऐसा रह गया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ये जो वीडियो था ये आज स्पेशली डिमांडेड वीडियो था, जिसने डिमांड की थी और उन सबके लिए थैंक यू जो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। अब ये वीडियो आपके सामने आएगा तब आप इसे अपना खूब प्यार और इसको शेयर करें ताकि आने वाले समय में इसका आपकी जो और सजेशन या जो फीडबैक है उसके आधार पर वीडियो बन सके। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।